हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। सभी से माफ़ी चाहते हैं कि आप लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। चूँकि कहते हैं ना कि वक्त से पहले और वक्त से ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलता है, तो वही हुआ कि जो वक्त आप लोग को मैंने दिया था उस वक्त आप हमारे एरिया की जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो थी ही नहीं, जिसके कारण आप लोग का जो मैं लाइव था वो आने में असमर्थ था। तो चूंकि अब आप लोग को यहाँ पर सारी जो दिक्कतें हैं वो समाप्त हो चुकी हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग का जो इंतजार है वो आपका समाप्त होता है और बिना देरी के हम आज सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सबसे पहले सभी से माफ़ी चाहते हैं कि आपको काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उन सभी स्टूडेंट के लिए शुभकामनाएं भी जिनका कि एग्जामिनेशन कल है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड कल आप लोग का एग्जामिनेशन भी है, सीयूटी यूजी के सभी स्टूडेंट का है। चलिए ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि आज की जो हमारा क्लास है वह है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का। जी बिल्कुल, बहुत लेट कर दिए। कारण ये था कि जो इलेक्ट्रिसिटी थी वह थी नहीं। ठीक है, चलिए वो सब बातें छोड़ देते हैं, जो हो चुका है उस पर बात करने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि हमारा प्रश्न नंबर 1 जो है वह क्या कह रहा है और उसी के अनुसार हम अपने जो आंसर है उसे तैयार करेंगे। ठीक है, एक मिनट वेट कर लीजिए। चलिए बस, प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने शो कर रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, ध्यान से देखिए। कह रहा है प्रश्न नंबर 1, ये सभी आपके PYQ ही हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये CUT के PYQ हैं, CUT UG 2023 के PYQ हैं। ठीक है, कल भी हम लोगों ने PYQ हुआ था, परसों भी PYQ किया था और आज भी हम लोग PYQ ही कर रहे हैं 2023 के, क्योंकि आपके 6 सेट हुए थे PYQ, यानी कि 2023 में टीचिंग एप्टीट्यूड के। प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे सिंपली आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका कि अ चाइल्ड फोल्ड्स अ सीट एंड कट्स आउट अ हार्ट शेप फ्रॉम इट। If the child is able to recognize that the two halves of the cut out are equal, she has understood the concept of। कहने का मतलब क्या है कि एक बच्चा जो है वो एक सीट को मोड़ता है और उसमें दिल का आकार का आकार काटता है। जैसे यहाँ पे एक सीट है, एक पेज है, एक पेज को मानते हैं, इस पेज में एक बच्चा इसको मोड़ता है यहाँ से और बीच में से क्या करता है, दिल के आकार का यहाँ पर कट काटता है। यदि बच्चा यह पहचानने में सक्षम है कि कट के दो बराबर भाग हैं, तो उसमें किस प्रकार की अवधारणा ने समझ आ गई है, किस प्रकार की अवधारणा आ चुकी है उसके, इक्वलिटी की या फिर आपकी सिमेट्री की या फिर पेपर फोल्डिंग की या फिर आपका शेप का, किसकी आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों बी सही आंसर होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ताकि आप लोगों से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आप लोगों से इससे संबंधित कोई प्रश्न आपके सामने कल दिखाई दे तो आप इन प्रश्नों का बहुत आसानी पूर्वक इनका आंसर कर सकेंगे। ठीक है ना, देखिए क्या होता है कि अगर हम क्या पूछा हो यहाँ पे, एक बोला गया ना कि उसने किसकी अवधारणा समझ लिया है, तो समरूपता की। समरूपता की जो अवधारणा किसके संदर्भ में हम देख रहे हैं, गणित के संदर्भ में देख रहे हैं। ठीक है, तो कहा क्या यहाँ पे रूल क्या है कि गणित में समरूपता का मतलब क्या होता है कि एक आकृति दूसरी आकृति के समान होती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे एक आकृति जो है ये दूसरी आकृति की क्या है, बिल्कुल समान होती है। या फिर जब हम इस आकृति को घुमाएंगे भी, क्या करेंगे, इस आकृति को जब हम घुमाते हैं या फिर इसको हम क्या करते हैं, फ्लिप करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ से फ्लिप करते भी हैं, तो भी वो क्या करता है, दो बराबर, तो भी फ्लिप किया जाए या फिर दो बराबर भागों में इसे काटा जाए, दो बराबर भागों में इसे काटा जाए, तो भी ये क्या होता है आपका, यह दो बराबर भागों में बट जाता है और एक दूसरे के सटीक क्या करता है, एक प्रतिबिंब बना देता है। एक दूसरे के क्या बनाता है, ये सटीक प्रतिबिंब बनाता है। तो जब ये प्रतिबिंब बनाता है, ध्यान रखिएगा कि जब ये प्रतिबिंब बनाता है आपका, तो यही आपका क्या कहलाता है, समरूपता का नियम कहलाता है, यानी कि समरूपता की अवधारणा कहलाता है।
यानी कि जब कोई भी व्यक्ति ये समझ लेता है या फिर कोई भी बच्चा ये समझ लेता है कि अगर हम कोई भी चीज को दो बराबर भागों में बांटते हैं और उसका प्रतिबिंब बिल्कुल समान होता है, उसकी साइज समान होती है, तो वो क्या होती है, समरूपता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2। क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। कह रहा है कि पर्सन्स ऑफ मैथमेटिक्स कैन टीच चिल्ड्रेन टू। यहाँ पे हम हिंदी में प्रश्न आपको दिखा देते हैं। गणित में अनुसरण बच्चों को सिखा सकता है। गणित में जो अनुसरण है वह बच्चों को क्या सिखा सकता है भाई? तो देखिए, जो द परस्यूट ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि जो अनुसरण है गणित का, वह बच्चों में क्या क्या सिखा सकता है? ये हमारी जो मेंटल डिसिप्लिन है, ठीक है, जो हमारी मेंटल डिसिप्लिन होता है, इसमें हेल्प करता है। ठीक है, डिसिप्लिन में आपका हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारा जो इनकरेज होता है लॉजिकल रीजनिंग के प्रति, लॉजिकल रीजनिंग के प्रति हमारा इनकरेज भी बढ़ाता है। लॉजिकल रीजनिंग के प्रति जो हमारा इनकरेजमेंट है वो भी आपका ये बढ़ाता है। ठीक है, साथ ही साथ हमारा जो मेंटल रीजन है उसको भी ये स्ट्रॉन्ग करता है। यानी कि जो हमारा मेंटल रीजन है वो भी हमारा क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग करता है। इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा दूसरा का आंसर होगा, इसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो है अप्लाई फॉर्मूला टू लिमिटेड प्रॉब्लम्स, ये बिल्कुल नहीं है, इसमें नहीं सहायता कर सकेगा। सेकेंड है परस्यूट अज्यूम्पशंस टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। लॉजिकल, यहाँ पे मैंने आपको बताया है लॉजिकल रीजनिंग में आपको यह क्या करता है, हेल्प करता है, तो ये बिल्कुल सही है। सी एबिलिटी टू हैंडल हाई डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये भी बिल्कुल सही है आंसर, क्योंकि किसी प्रकार की मेंटल संबंधी चीजें हो आप उसमें हेल्प करता है। डिफी लॉजिक टू सॉल्व अ प्रॉब्लम थ्रू हंच, ये आपका गलत है। यहाँ पे ये कह रहा है कि अप्रोच प्रॉब्लम्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर, यानी कि हमारा मेंटल डिसिप्लिन जो है वो भी स्ट्रॉन्ग करता है, मेंटल डिसिप्लिन को बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए जो सिस्टमेटिक मैनर होता है वो तभी आता है जब आप किसी चीज को आप डिसिप्लिन में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई भी आपका सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी क्या, सॉरी ए क्या होता है आपका सही होता है, सी, बी और ई यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है ना, क्लियर बात है सभी को? ठीक है, क्लियर, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए, हाँ बिल्कुल, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं अभी आप लोग को लगा रहा हूँ। आगे आगे धीरे धीरे जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को मिक्स किया हुआ है। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग आपको 30 से 40 देखने को मिलेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है आपका प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है 3। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि इन मैथमेटिक्स if a child struggle with a decimal, she will probably struggle with percentage and subsequently algebra। यानी कह रहा है कि गणित में यदि कोई बच्चा दशमलव के साथ संघर्ष करता है तो शायद प्रतिशत के बाद वह बीजगणित में भी संघर्ष करेगा। This nature of mathematics is major cause of the stress and fear among children। यानी कि यह गणित की कौन सी प्रकृति है जिसमें बच्चे जो है तनाव और भय का एक प्रमुख कारण बनते हैं। ठीक है, तो देखिए गणित के कुछ जो प्रकरण होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं। गणित के कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं जो बहुत यहाँ पर कह सकते हैं कि मुश्किल होते हैं। अब यहाँ पर एक बात कहा गया है, अगर हम बात करते हैं तो गणित में बच्चे तभी तनाव में और भय में होते हैं, तभी उनके अंदर ये तनाव और भय आता है जब उनके अंदर संचमी, जो गणित की जो संचमी प्रकृति होती है वो आ जाती है। क्या आती है? संचमी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, संचमी की जगह यहाँ पे संचयी होना चाहिए, संचयी। ठीक है, संचयी यहाँ पे सही शब्द होगा, संचमी गलत यहाँ पे होगा। तो जब संचयी आपका प्रकृति बच्चों में आता है तब वो तनाव और भय के रूप में हो जाते हैं। क्यों होते हैं? संचय प्रकृति क्या होता है? तो देखिए गणित की जो संचय प्रकृति होता है वह गणित की सभी अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ी हुई होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई? गणित की जितनी भी अवधारणाएं होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और गणित में जो बुनियादी बातें होती हैं उनको समझना हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे बुनियादी की बात करते हैं कि आपको प्लस माइनस गुणा भाग ये चीजें तो आनी ही चाहिए। इसके बाद आपको जो सिंपल चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए। दशमलव के जोड़ घटाव, ये तो सिंपल आपके जोड़ घटाव गुणा भाग है क्या। यहीं पर आपको पता है कि दशमलव का भी जोड़ घटाव गुणा भाग होता है। अगर आपको दशमलव में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये आपका जो संचयी प्रकृति है
ये कहता है कि अगर किसी बच्चे को दशमलव में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे जो है वह प्रतिशत में भी उसे प्रॉब्लम होगी, ये फिक्स है। और अगर प्रतिशत में प्रॉब्लम हो तो आपको बाद में जो बीजगणित के साथ भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ये भी फिक्स है। तो यही होता है आपका संचयी प्रकृति। ठीक है, क्या होता है आपका, यही संचयी प्रकृति होता है। ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर जो है आपका 3 सही आंसर होगा। नहीं, पीवाईक्यू के अलावा भी क्वेश्चन है। ठीक है युवराज जी, पीवाईक्यू के अलावा भी आपके क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। चिल्ड्रेन नेचुरली आस्क वेरियस क्वेश्चन अबाउट दिस सराउंडिंग दिस सो दैट दे आर, यानी कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने परिवेश के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछते हैं। इससे पता चलता है कि वे क्या हैं, जिज्ञासु हैं, दखल देने वाले हैं, उत्सुक हैं या फिर चिंतित हैं। यानी कि जब बच्चे स्वाभाविक रूप से, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या करने लगते हैं, अपने आसपास की चीजों के बारे में जानना शुरू करते हैं, सब कुछ उनके अंदर क्या होती है, यहाँ पर उनके अंदर यहाँ पर आने लगती है क्या चीज, उत्सुकता आने लगती है। ठीक है, क्या आने लगती है यहाँ पर, उनके अंदर ये उत्सुकता आने लगती है, वो जानना चाहते हैं कि क्या चीजें हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 3 सही आंसर होगा, यानी उनके अंदर क्यूरियोसिटी आने लगती है। ठीक है, क्यूरियोसिटी जो है आपका आना शुरू हो जाता है। ठीक, क्लियर बात है आप लोग को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला जो दिया हुआ है उसको ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 5 क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि सीवी रमन was awarded the Nobel Prize for Physics in 1930 for his pioneer work on, यानी कि सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया था। तो उनके कौन से सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए उनको नोबेल प्राइज जो है वह दिया गया था। नोबेल प्राइज जो 1930 में सीवी रमन जी को दिया गया था, तो वो किस कार्य के लिए उनको दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि जो उनको नोबेल प्राइज दिया गया था वह किसके लिए दिया गया था भाई। तो जो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको 1930 में, वह चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को दिया गया था, यानी कि सीवी रमन जी को दिया गया था। वो प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम, उनके नाम के प्रभाव के लिए दिया गया था। किस पर, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 हो जाएगा वह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर बात है आप लोग को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जी हाँ, 5 का सी। एक भी हो सकता है, एक कैसे हो सकता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि एक ध्वनि तरंगों के लिए, नहीं ध्वनि तरंगों के लिए नहीं, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए उनको दिया गया था। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 6 दिया हुआ है, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 6, कह रहा है कि अ टीचर वाज टीचिंग अबाउट एयर प्रेशर व्हेन अ चाइल्ड एक्सक्लेम्ड, यानी एक अध्यापक वायु दाब के बारे में पढ़ा रहा था। जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूं, अपने क्लास में वायु दाब के बारे में पढ़ा रहा हूं, तभी एक बच्चे ने कहा कि अपने टीचर से कहा, यस्टरडे द टायर ऑफ माई साइकिल बस्ट, यानी कि कल मेरी साइकिल का टायर फट गया था। एंड आई सा दैट द एयर कमिंग आउट फ्रॉम द टायर वाज कोल्डर देन द सराउंडिंग एयर, यानी कि मैंने देखा कि जब मेरा टायर फटा तो उससे जो हवा आ रही थी वह बाहरी हवा से ज्यादा ठंडी थी। तो जब बच्चा ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रहा तो हम ये दिखाता है कि बच्चा क्या कर रहा है, ध्यान देने वाला बच्चा, एक छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे रहा है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा कि वो ऑब्जर्व करने वाला बच्चा हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, और एक अच्छे स्टूडेंट का और एक कह सकते हैं कि जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसका सबसे बड़ा गुण यही होता है कि हर एक चीज को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद वह अपनी जो कह सकते हैं एक्शन है वह करता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ यूजफुल टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग अबाउट कोरोना वायरस इन अ साइंस क्लासरूम, यानी यहां पे कहा जा रहा है कि विज्ञान कक्षा में कोरोना वायरस के बारे में पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी रणनीति हो सकता है, यह आपको बताना है। ठीक है, कह रहा है कि कोविड-19 के थीम पर हम एक कला प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। देखिए कला प्रतियोगिता का आयोजन हम क्या किस लिए करते हैं, कला प्रतियोगिता का आयोजन हम इसलिए करते हैं कि ताकि बच्चे अपना जो है जो
आर्ट का है, यानी कि जो कला है उनके अंदर, जो सोचते हैं उसको बाहर निकाला जा सके। तो यहाँ पे कला प्रतियोगिता का कोई मतलब नहीं होता है कि हम कोविड-19 के बारे में बात करें, ठीक है ना, कोविड-19 के बारे में बात करें, इसका कोई भी मतलब हमें नजर नहीं आता है। अगला दिया हुआ है एक वैज्ञानिक द्वारा आमंत्रित व्याख्यान, यानी यहां पे कहा जा रहा है कि हम किसी वैज्ञानिक द्वारा यहां पे क्या कर सकते हैं, हम उनसे व्याख्यान करवा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड कह रहा है आप लोगों का कि समाचार पत्र में प्रकाशित कोरोना वायरस चित्रों का अवलोकन कर सकते हैं। तो इसका कोई औचित्य नहीं कि हम उसका अवलोकन करें या न करें। अभी कोरोना वायरस के इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का अवलोकन करेंगे, ये बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ पे जो है, जो आपका बी और डी है वो बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ सही है, सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक, सी आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है आपका कि when someone punches a wall there is no visible effect upon it, this example can be used to teach, यानी कि जब कोई दीवार पर मुक्का मारता है तो उस पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है, यह उदाहरण सिखाने में उपयोगी हो सकता है। ठीक है, समझ बातें आई। यानी कि यह जो आप एक प्रश्न देख रहे हैं, ये एक फॉर्मूला होता है आपके साइंस में, इस फॉर्मूला के बेस पर ये आपका है, क्या है आपका, आपने फॉर्मूला देखा होगा E इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, यानी यहां पे जो आपका E है वह क्या है, आपका ऊर्जा है, यानी एनर्जी है, और U जो है आपकी आंतरिक ऊर्जा है, और W जो है आपका सिस्टम पर या उसके द्वारा किए गए कार्य यानी वर्क है। तो इस प्रकार से हमारा 8वां का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि ऊर्जा के संरक्षण, यानी हम ये जो नियम है इस नियम को तो तोड़ नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे ऊर्जा के जो संरक्षण का जो नियम है उसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, क्लियर बात है आप लोग को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है, अगला प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है यहाँ पर 9, कह रहा है कि A good science teacher sees children as, यानी विज्ञान का एक अच्छा अध्यापक बच्चों को किस रूप में देखता है। जैसे आप साइंस के टीचर हैं तो आप अपने बच्चों को किस रूप में देखेंगे, जो आपके स्कूल में पढ़ाई करते हैं या फिर आपके साथ कोचिंग पढ़ते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं ओवरकम बाय डिस्ट्रैक्शन या रिसीवर्स ऑफ नॉलेज, एजेंट टू बी कंट्रोल्ड, सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि विकर्षणों से उभरना, ज्ञान के प्राप्तकर्ता के रूप में, एजेंटों को नियंत्रित करना, या फिर ज्ञान के स्रोत के रूप में। तो आप अपने स्टूडेंट को क्या करेंगे, यहां पर ज्ञान के स्रोत के रूप में देखेंगे। क्या करेंगे, ज्ञान के स्रोत के रूप में। अब आप लोग कहेंगे सर स्टूडेंट के पास ज्ञान कहां से आ जाएगा कि आप उनको ज्ञान के स्रोत के रूप में देख रहे हैं। देखिए टीचिंग में कहा गया है कि जो टीचर होता है वह हमेशा अपने स्टूडेंट से सीखता है। क्यों कहा जाता है भाई, एक टीचर के पास क्या नॉलेज की कमी है कि वो स्टूडेंट को कहेगा कि हम स्टूडेंट से सीखते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट को कि स्टूडेंट जो होते हैं उनके पास भी ज्ञान होता है, उनके अंदर क्षमता होती है, बस वो पहचानने वाली कमी होती है। ठीक है, असली हीरे की जो पहचान होती है वो जौहरी को ही होती है, ये कहा जाता है ना। उसी प्रकार से ज्ञान कहां से आपको प्राप्त करना है ये कौन पता करेगा, किसके बारे में किसके पास से आप जाएंगे कि आपको ज्ञान का प्राप्त करें। तो आप जो ज्ञान ले रहा है, जो इस समय उस प्रोसेस में है, उससे आपको ज्ञान लेने में कोई तो दिक्कत है नहीं, इसलिए आपको उनको ज्ञान के स्रोत के रूप में ही देखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। कर रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग पोएट्री टू यंग लर्नर्स, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से युवा विद्यार्थियों को कविता पढ़ाने के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी आप यहां पर देखेंगे कि यह जो क्वेश्चन उठाया गया है आपका यूनिट नंबर 7 से उठाया गया है। यह क्वेश्चन जो है आपका यूनिट नंबर 7 से उठाया गया है, जो है आपका टीचिंग ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर से। अब इसमें क्या कह रहा है कि जब हम किसी युवा विद्यार्थियों को कविता पढ़ाने के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं ये बोलेंगे, तो सबसे कम जो आपका कथन सत्य होगा वही हम बोलेंगे। इसके लिए शिक्षण की एक अलग विधि की हम आवश्यकता होती है। इसका उपयोग केवल व्याकरण पढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। इस पर समग्र रूप से जोर दिया जाना चाहिए। इससे ताल के साथ ऊंची आवाज में पढ़ना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 10 का बी बताया जा रहा है, 10 का 4। दीपक राज जी बोल रहे हैं कि 4 आंसर होगा, और युवराज जी बोल रहे हैं बी आंसर होगा। निवेदिता जी 4 बोल रही हैं,
सहनवाज जी बोल रहे हैं कि 2 आंसर होगा, रिया जी 4 आंसर बता रही हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो युवा विद्यार्थियों के बारे में कहा रहा, तो युवा विद्यार्थी का मतलब ये थोड़ा कि 18 से लेकर 22 साल के बच्चे नहीं ना। यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जो बच्चे क्लास 6 से लेकर के 8 तक के हैं उनको भी यहाँ पर युवा के श्रेणी में रखा जा रहा है, या फिर आप इनको क्लास 9 से लेकर जो 12 तक के बच्चे उनको कह सकते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें कि जो बच्चा क्लास 9 से लेकर 12 तक का है तो उनको हम कविता पढ़ाने के लिए जो चीज यूज करेंगे वो क्या यूज कर सकते हैं, जो सबसे कम कथन सत्य होगा, तो वह कथन सत्य जो आपका सबसे कम होगा वह बी होगा, कि इसका उपयोग हम केवल व्याकरण पढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। यानी पोट्री का जो प्रयोग है वो केवल व्याकरण पढ़ाने के लिए किया जाना है, ये बिल्कुल ही सबसे जो आपका कथन सत्य नहीं है वह आपका है, यानी कि ये आपका नहीं करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। नमस्ते तेजस्विनी जी। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है आपका कि इनपुट कॉन्स्टिट्यूट द साइट फॉर एक्विजिशन ऑफ ऑल डिफरेंट स्किल ऑफ लैंग्वेज फॉर स्कूल चिल्ड्रेन, यानी इनमें से किसके द्वारा इनपुट स्कूली बच्चों के लिए भाषा के सभी विभिन्न कौशलों के अधिग्रहण के लिए परिवेश का निर्माण करता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 10 का बी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे 10 का बी जो सबसे पहले आंसर दिए हैं अन्वेषा जी ने, बी आंसर बिल्कुल सही है। अन्वेषा जी ने जो आंसर दिया हुआ है वह बिल्कुल ही सही आंसर इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, एक बात यहाँ पे सभी लोगों को, कि जैसे अन्वेषा जी ने सबसे पहले आंसर दिया यहाँ पर, है ना, तो आज जो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं जो टेस्ट हुआ था, आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का टेस्ट होता है ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, फुल लेंथ टेस्ट हुआ था टीचिंग एप्टीट्यूड का, फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, तो फुल लेंथ जो टेस्ट आप लोग का हुआ था इसमें अन्वेषा जी ने 3rd पोजीशन प्राप्त किया था टीचिंग एप्टीट्यूड में। यानी इसमें जो आपका पूरा जो सीयूटी का एग्जामिनेशन होता है 40 क्वेश्चन का, जो आपके 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स में इन्होंने पूरे जितने स्टूडेंट थे उसमें 3rd स्थान जो प्लेस था उन्होंने प्राप्त किया था। तो अन्वेषा जी अच्छी खासी स्टूडेंट हैं, पढ़ने में बहुत होशियार है, और उम्मीद करते हैं कि कल इनका जो एग्जामिनेशन है सीयूटी यूजी का वो बहुत अच्छी तरीके से जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका 12वां क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है आप लोग का कि रचनावादी कक्षा में एक अध्यापक की क्या भूमिका है। रचनावादी क्लास में एक अध्यापक की क्या भूमिका ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप लोगों का कि जो रचनावादी शिक्षक वो क्या होते हैं, पहले ये समझिए कि रचनावादी जो क्लास के टीचर होते हैं वो क्या होते हैं, रचनावादी क्लास में जो अध्यापक होते हैं वो क्या होते हैं। तो रचनावादी जो क्लास के अध्यापक होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है, वो उनकी अलग अलग भूमिका होती हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि इनका सबसे ज्यादा जो ध्यान होता है वो पाठ्यक्रम तैयार करने में होता है। ठीक है, यानी कि छात्रों के हित में इनका पाठ्यक्रम तैयार करना होता है। सेकेंड चीज, इनका बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें से आप जो ऑप्शन देख रहे हैं इसी ऑप्शन में से आपको यहाँ पे बताना है कि क्या क्या भूमिका हो सकती है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे भूमिका के बारे में, तो विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति हेतु सुरक्षित स्थान प्राप्त करना, ये इनकी सबसे प्रमुख आपकी कह सकते हैं भूमिका होती है। सेकेंड कह रहा है आप लोगों का यहाँ पर, कह रहा है भाई कि सहभागी अधिगम हेतु उचित वातावरण का निर्माण करना, ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है छात्रों को निर्णय के साथ सुनना, छात्रों को निर्णय के साथ सुनना, इसका जो भूमिका है वह बहुत कम होती है इनके बीच में। फिर कह रहा है आपका विद्यार्थियों में असमानता को बढ़ावा देना, ये भी बहुत कम होती है। इसके बाद कह रहा है कि एक सामयिक वातावरण का निर्माण करना, ये आपका बिल्कुल होता है इनके प्राथमिकता में। यानी 3 प्राथमिकताएं यहाँ पे आप लोगों ने देखा और वह है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करते हैं कि रचनावादी जो कक्षा के अध्यापक होते हैं उनका एक कार्य और होता है कि जो उनके सहकर्मी होते हैं, इनके साथ जो काम करने वाले होते हैं सहकर्मी, उन सहकर्मियों के साथ भी शिक्षण को बढ़ावा देना इनका कार्य होता है, शिक्षण को बढ़ावा देने का काम होता है। ठीक है ना, तो इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं, क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इज व्हाट द चाइल्ड नोज एंड अंडरस्टैंड, यानी कि ज्ञान का सृजन
करता है कि बच्चा क्या जानता और समझता है, यानी कि ज्ञान का सृजन अलग करता है, असंबंधित करता है, निर्भर करता है या फिर चुनौती करता है। क्या हो जाएगा? तो 13 का अगर हम आंसर बात करते हैं यहाँ पे, जो आंसर हो जाएगा वह सी सही होगा कि निर्भर करता है, यानी कि ज्ञान का सृजन ये निर्भर करता है कि बच्चा क्या जानता और क्या समझता है। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों को कि अभी मैं आप लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड के बेसिक चीज, अब मैं ये आपसे उम्मीद करता हूं कि जब मैं एमसीक्यू आपको करा रहा हूं एमसीक्यू, तो मैं ये उम्मीद करके आप लोगों से चल रहा हूं कि आपके पास जो है बेसिक नॉलेज जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का वो आपके पास है। मैं ये मान के चल रहा हूं, अज्यूम करके चल रहा हूं, क्योंकि तभी तभी ये संभव है जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड के जो हाई लेवल के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पाएंगे। ये तभी संभव है जब आप बेसिक चीजें जान रहे हो। जब आप बेसिक चीजें नहीं जान रहे हो तो फिर एमसीक्यू लगाने का जो फायदा हो आपको नहीं मिल पाएगा उतना जितना आपको मिलना चाहिए। समझ में आई बात है आप लोग को? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और यहां पे क्या कहा जा रहा है इसको समझते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है आपका कि अ सेफ सिक्योर एंड हैप्पी स्कूल एनवायरनमेंट कैन मेक चिल्ड्रेन, यानी एक सुरक्षित सकुशल और खुशनुमा विद्यालय पर्यावरण को क्या बना सकता है? लापरवाह और गैर जिम्मेदार, अनौपचारिक और संतुष्ट, अच्छा और ज्यादा सीखना, कम सीखना, उपलब्धि को नहीं सोचना। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर सही होगा कि अच्छा और ज्यादा सीखना, यानी कि एक सुरक्षित सकुशल और खुशनुमा विद्यालय पर्यावरण जो है बच्चों को अच्छा और ज्यादा सीखना बना सकता है। ठीक है ना, समझ में बातें आपको आ रही है ना? कहीं भी कोई डाउट हो बाबू तो आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि आप लोग का यही रात आखिरी रात है, ध्यान रखिएगा, यही रात आखिरी रात है और इसी रात में आपको जो भी करना है कर लेना है, अन्यथा इसके बाद जो होगा, अन्यथा इसके बाद आप लोग को केवल सोचना ही पड़ जाए कि हमने ये चीजें नहीं किया, हमने वो चीजें नहीं किया। ठीक है, और ये आखिरी मौका है, मतलब सीयूटी यूजी के थ्रू आप 4 ईयर बीएड में एडमिशन लेने का। इसके बाद एक और आपके पास मौका रहेगा एनसीईटी के थ्रू एडमिशन लेने का, लेकिन वो मौका उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने एनसीईटी का फॉर्म भरा होगा। आज जैसे कि एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, तो जब मैंने उनका एप्लीकेशन मंगाया तो उन्होंने यूनिवर्सिटी तो फिल किया हुआ था 4 ईयर बीएड का, लेकिन उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड लिया ही नहीं था सब्जेक्ट। 6 विषय उन्होंने लिया हुआ था लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड लिया ही नहीं था, और बहुत रो रही थी बेचारी। दोपहर की बात है, आज की दोपहर की, कि सर मुझे पता ही नहीं था कि हमने टीचिंग एप्टीट्यूड लेना है। तो ऐसी भी चीजें होती रहती हैं। लेट क्यों हो गया था? लेट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी हमारे एरिया की है ना वो चली जाती है। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 यहां पे क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि द स्ट्रेटेजी विच इज नॉट कंडक्टिव फॉर लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा अधिगम के लिए अनुकूल रणनीति कौन सी नहीं है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं यहां पर कि भाषा अधिगम के लिए अनुकूल रणनीति कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। पहले भाषा अधिगम जो है आपको ये समझना है कि भाषा अधिगम होता क्या है। भाषा अधिगम का मतलब क्या होता है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए नियमों और व्याकरण का जो इस्तेमाल करने की जो प्रक्रिया होती है वही आपको क्या होती है? भाषा अधिगम होती है। समझ में बातें आई? यानी कि कोई भी भाषा है उसको सीखने के लिए जो भी हम नियम का प्रयोग करते हैं, जिस भी हम नियम का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ उस नियम के साथ हम उस नियम का प्रयोग हम व्याकरण, उस व्याकरण नियम और व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं, और जो करने की प्रक्रिया होती है वही आपको क्या कहलाती है? भाषा अधिगम कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा अधिगम आपकी कहलाती है। समझ में आते आई? इसे हम एक और नाम से जानते हैं भाषा अधिगम को, इस भाषा को हम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। भाषा द्वितीय के नाम से भी आपका जो है वह आपका कहलाता है क्या? लैंग्वेज लर्निंग, भाषा द्वितीय के नाम से। तो ये ध्यान रखिएगा कि भाषा द्वितीय किसे कहा जाता है? तो भाषा द्वितीय जो है वो भाषा अधिगम को भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहां पे क्या कह रहा है कि भाषा अधिगम के लिए अनुकूल रणनीति कौन सी नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। पठन को बढ़ावा देने के लिए कक्षा पुस्तकालय का निर्माण करना, बच्चों के दैनिक जीवन से भाषा अधिगम को जोड़ना, पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत बनाना, पत्रिका और अखबार को संचार संसाधनों के रूप में उपयोग करना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो आंसर आप लोग दे रहे हैं, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि आंसर आप लोग क्या क्या दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे आपका आंसर सही है कि गलत है। तो देखिए 15 का सी आंसर बताया जा रहा है कि सी आंसर होगा। ठीक है, 15 का सी। इसके अलावा आप लोग का
15 का सी सभी लोग बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है। जिनका भी आंसर है कि पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत बनाना, ये बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि ये आपका क्या है, ये एक आपका अनुकूल रणनीति नहीं है किसका, भाषा अधिगम का। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर आपका 16 जो दिया गया है इसको समझिए। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि इन हिज शॉर्ट स्टोरी बड़े भाई साहब प्रेमचंद्र हैज ऑफर्ड अ क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स हिज क्रिटिकल व्यू। यानी कि प्रेमचंद्र ने अपनी लघु कथा बड़े भाई साहब, प्रेमचंद्र की एक लघु कथा है जिसका नाम है क्या, उस लघु कथा का नाम है बड़े भाई साहब। इसमें औपनिवेशिक शिक्षा की आलोचना की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उनके आलोचनात्मक विचार को दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर उनके जो विचार को दर्शाता है वह कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। तो सी बताया जा रहा है कि 16 का सी होगा। तेजस्विनी जी सी बता रही है, जो कि गलत आंसर है। सी नहीं बल्कि आपका डी आंसर होगा, ठीक है ना तेजस्विनी जी। यहाँ पे डी होगा कि औपनिवेशिक शिक्षा में विचार शून्य लूटपाट शामिल होता है, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पैलेस ऑफ इल्यूजन, अ पॉपुलर नॉवेल ऑफ चित्रा बनर्जी दिव्यकर्णी। यानी कहने का मतलब है कि चित्रा बनर्जी दिव्यकर्णी की प्रसिद्ध उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन का विषय क्या है। ये भी आपका जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कहां से भाई, आपका वह यूनिट नंबर 7 से पूछा गया है। यूनिट नंबर 7 से पूछा गया है आपका, ठीक है। और ये जो आप उपन्यास देख रहे हैं द पैलेस ऑफ इल्यूजन, इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करते हैं आप लोग का कि जो ये आपका उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन किसके द्वारा लिखा गया है, चित्रा बनर्जी दिव्यकर्णी के द्वारा। तो ये जो उपन्यास में कहा किसके जीवन के बारे में बताया गया है, पांचाली के जीवन के बारे में। आप सभी को पता होगा पांचाली का संबंध किससे है भाई, तो ये महाभारत से है। किससे है, महाभारत से है। पांडवों की जो पत्नी थी वो कौन थी आपकी, वह पंचाली थी। पांडव मतलब कौन, पांडु के पुत्र जो आपके थे अर्जुन, ठीक है, अर्जुन थे, उनके अलावा उनके बड़े भाई भीम थे, ठीक है। इन लोगों की पत्नी जो थी वह पांचाली थी। और इनका जन्म ही जो हुआ था, इनका जन्म किससे हुआ था, इनका जन्म ही हुआ था किससे, आग से हुआ था, ठीक है। यानी आग में ही उनका जन्म शुरू हुआ था, आग से ही इनका जन्म शुरू हुआ था और अंत तक ये आग में जलती रही थी। आप सभी को पता होगा महाभारत से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि महिला दृष्टिकोण से महाभारत की पुनर्कल्पना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो किसका किसका यहाँ पे 17 का ए जो है वह बिल्कुल सही आंसर हो रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं, और मल्टीपल शिफ्ट में नहीं होगा, ठीक है ना। यूनिट नंबर 7 कहां से पढ़ना, देखिए यूनिट नंबर 7 में आपको जो है क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की, वहीं से ये सभी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। आप सभी जितने भी प्रश्न देखेंगे यूनिट नंबर 7 का, वो सभी यहीं से प्रश्न उठाए गए हैं। अब वो जहां से भी प्रश्न पूछे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज फॉल्स अबाउट सावित्री फुले। सावित्रीबाई फुले, इन सभी आप इनके बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे। सावित्रीबाई फुले कौन थी भाई, सावित्रीबाई फुले जो थी वह हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षक थी। क्या थी आपकी, प्रथम महिला शिक्षक। आप सभी को पता होगा प्रथम महिला शिक्षक, तो ये भी ध्यान रखिएगा, महिला शिक्षक थी, ठीक है। अब इनके बारे में कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज फॉल्स अबाउट सावित्रीबाई फुले, यानी कि सावित्रीबाई फुले के बारे में एक कथन जो है आपका गलत है, उस कथन को आपको बताना है कौन सा कथन जो है आपका गलत है, ठीक है। चलिए तो यहां पे सबसे पहले हम ऑप्शन को देखते हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पे देखते हैं कौन सा गलत होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए यहां पर खुशी जी बोल रहे हैं कि इसी में से सारा क्वेश्चन आएगा। तो देखिए आपको बता दें कि जो भी मैंने यहां पर आप लोग को पेपर कराया हुआ है, उस पेपर से आपको यह पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आता है, किस प्रकार से आता है, ठीक है। और जो प्रश्न है, अगर आपने प्रश्नों का एनालिसिस किया हुआ है तो आई होप आप लोग जो है वह 60 से 70% अपना जो सिलेबस इसके द्वारा भी कवर कर सकते हैं, 50 से 70 तक। लेकिन अगर आपने एनालिसिस किया हुआ तभी, आप केवल सोचिए कि हम वीडियो देखें और हमारा काम बन जाए, तो नहीं। अगर आपने एनालिसिस किया हुआ है प्रश्नों को अच्छे तरीके से, तभी आप इन 60 से 70% कवर कर पाएंगे।
प्रश्नों को जो आपका कल होने वाला हुआ है। ठीक है, तो 18 क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि सावित्रीबाई फुले के बारे में एक कथन गलत है। तो वो कथन कौन सा गलत है भाई, कह रहा है कि सावित्रीबाई फुले 1847 में एक अध्यापिका के रूप में उत्तीर्ण हुए, जिससे उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षक बनने का गौरव प्राप्त हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का सर्वप्रथम गृह प्रबंधन में किया, जिससे वो अच्छी पत्नी और मां बन सके। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आपको अच्छी पत्नी और मां बनना है। इनका कहना था कि महिलाएं के अंदर ये पहले से ही रहता है कि महिलाएं क्या होती हैं, करुणा की देवी होती हैं। करुणा की देवी कौन होता है, माँ होता है। तो माँ बनने के लिए ट्रेनिंग देने की कोई आवश्यकता है नहीं है। समाज के रूढ़िवादी तत्वों द्वारा उनके कार्यों का विरोध किया गया, ये बिल्कुल सही है। संकटग्रस्त महिलाओं का सहायता करने का क्रम, उन्हें विधवा के केंद्र की स्थापना की, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वह आपका कथन गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही होगा। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, साम दाम दंड भेद जो भी होगा लगाइएगा, लेकिन प्रश्न को जब अच्छे से पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे अच्छा तरीका क्या है प्रश्न को हल करने का, उसको आप अच्छे से पढ़िए। 1-2 बार उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर बातें हो गई। चलिए, इसी बात पे सभी लोग यहां पर लाइक की संख्या कम से कम 60+ कर दीजिए। सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कर दीजिए, जो लाइक नहीं किए हुए हैं लाइक की संख्या 60+ कर दीजिए सभी स्टूडेंट। ठीक है, इस एग्जामिनेशन में कितने टाइम होंगे, देखिए आपके टोटल जो प्रश्न है वो 50 रहेंगे, जिसमें 40 प्रश्न आपको हल करना होगा। अब ऐसा तो नहीं कि 50 में से 40 भी आपको ना आए। अगर 50 दिया हुआ है तो 50 में से अगर आप 30 भी प्रश्न अच्छे से करते हैं तो भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा। जो भी यूनिवर्सिटी सीयूटी के द्वारा एडमिशन ले रही है वो 30-35 पर अपना जो मेरिट है वो बना देती है। तो अगर आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि कम से कम 30+ आपको करके आना है, 30+ सही करके आना है, गलत नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, गलत प्रश्नों को कम करना है। गलत प्रश्न अगर आपको जहां पे लगा कि प्रश्न नहीं कर पाएंगे उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन गलत प्रश्न मत करिएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है यहां पर, कह रहा है आपका आइडेंटिफाई द आइडिया दैट वाज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द पॉपुलर एनिमेटेड फिल्म इनसाइड आउट, यानी उस विचार की पहचान कीजिए जो प्रसिद्ध एनिमेटेड फिल्म इनसाइड आउट में व्यक्त नहीं किया गया है। ठीक है, जो व्यक्त नहीं किया गया है उसके बारे में यहां पे कहा जा रहा है। तो देखिए ये जो फिल्म है ना इनसाइड आउट, ये 2015 में आई थी। कहाँ कब आई थी आपकी, 2015 में यह मूवी आई थी। और ये मूवी जो है आपकी, ये मूवी बेस्ड थी आपकी 11 साल की एक लड़की के दिमाग के ऊपर। 11 साल की एक लड़की होती है 11 वर्ष की, उस पर ये आपकी पूरी जो एनिमेटेड मूवी है वो बेस्ड थी। तो इस मूवी में जो नहीं दिखाया गया है, यानी इस मूवी में जो व्यक्त नहीं करता है वह क्या नहीं व्यक्त करता है भाई, तो वह व्यक्त नहीं करता है आप लोग का कि तुम दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हो, यह आपका इसमें नहीं व्यक्त किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच खुशी जी, थैंक यू सो मच। नहीं देखिए, अगर टफ तभी क्वेश्चन लगता है निवेदिता जी जब आप उस प्रश्न को पढ़ते नहीं है। पहले प्रश्न को पढ़िए, फिर उसको उस प्रश्न को आधा आधा काट लीजिए, कहां पे आप उसको समझ रही हैं, कहां पे नहीं समझ में आ रहा है, फिर उसको समझिए। फिर आप देखिए कई सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के जो प्रश्न होते हैं उसमें आंसर जो आपका है ना, उसी आंसर में ही आपका, उसी ऑप्शन में ही आंसर छिपा रहता है, उसी ऑप्शन में ही आपका आंसर छिपा रहता है। तो प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। अब आते हैं प्रश्न नंबर 20, क्या कह रहा है आपका कि वाई हैज चार्ल्स डिकेंस कॉल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स एज हैंड्स, यानी कि चार्ल्स डिकेंस ने औद्योगिक श्रमिकों को हाथ क्यों कहा है। श्रमिक दिन और रात काम करते हैं, उनकी पहचान केवल मशीन नियंत्रक तक सीमित होती है, ज्यादा कर्मचारियों का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि, केवल श्रमिक ही भारी मशीनों को चला सकते हैं। तो उन्होंने श्रमिकों को हाथ इसलिए कहा है क्योंकि जो उनकी पहचान है केवल मशीन नियंत्रण तक सीमित नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हाथ का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हमारा हाथ है तो हम अपने हाथ से बहुत चीजें कर सकते हैं। अगर हमारे हाथ काट लिए जाए तो हम क्या हो जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, सोले का ठाकुर हो जाएंगे, है ना। सोले के ठाकुर को देखें आप लोग ना, सोले का ठाकुर, तो जब उसका हाथ नहीं होता है तो क्या कुछ कर पाता है, नहीं ना कर पाता है, बहुत सारी चीजों को में करने में असमर्थ रहता है। ठीक, तो उसी प्रकार से जब हमारे हाथ नहीं रहेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे नहीं। उसी प्रकार से जो भी इंडस्ट्रियल मजदूर होते हैं अगर उनके हाथ को ही काट लिया जाए तो इंडस्ट्री चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। मशीन से कितना भी आप मशीन कितना भी लगवा लीजिए, लेकिन आपको श्रमिक को रखना जरूरी है।
टीएस लोधी का पीवाईक्यू मांग लिया है, ये कौन है? टीएस लोधी कौन है दीपक राज जी, हम समझे नहीं। ये टीएस लोधी हम पहली बार नाम सुने, इसके बारे में अगर कोई जानकारी हो तो बता दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप खुशी गौतम जी, ये आपको बता दें कि ये जो है सीयूटी यूजी 2023 का प्रश्न है। ये प्रश्न जो है वह सीयूटी यूजी 2023 का प्रश्न अभी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 21। क्या कर रहा है आपका? कह रहा है कि विच फिल्म कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स रियलिस्टिक ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, यानी कि कौन सी फिल्म भारत में जाति आधारित असमानता की जटिल वास्तविकताओं को समझ प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाती है? आर्टिकल 15, मिमी, नायक या फिर पिंक, कौन सा होगा यहाँ पर? कौन सा होगा यहाँ पे बताइए। प्रश्न नंबर 21 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर होगा, आर्टिकल 15। कल भी हम लोगों ने आर्टिकल 15 के बारे में देखा हुआ था, तो आप देखेंगे जो आपका कल मैंने आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ाया था, तो आपके सीयूटी यूजी में जो आपका था सीयूटी यूजी 2023 में आपके 6 सेट हुए थे, ठीक है। तो ये सभी 6 सेट में आपके प्रश्न थोड़े से इधर उधर करके प्रश्न आपके पूछे गए थे, तो कई सारे प्रश्न आपको लगेंगे कि हाँ ये सेम ही है, तो ऐसा नहीं है, आपके जो प्रश्न है वह सभी सेट में अलग अलग पूछे गए थे, ठीक है ना। तो यहां पर 21 का ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 22। कर रहा है यहां पर कि मोस्ट बाई आर्ट स्पाइंजल इज द फर्स्ट टू विन अ पुलित्जर प्राइज, यानी कि आर्ट स्पीगलमैन द्वारा बनाई गई मोस्ट पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली पहली लघु उपन्यास है, बच्चों की पुस्तक है, ग्राफिक उपन्यास या फिर आत्मकथा है? आर्ट स्पीगलमैन द्वारा बनाई गई मोस्ट पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली पहली क्या है? तो पहली यह आपकी यहां पर बच्चों की पुस्तक है। क्या है आपकी? बच्चों की पुस्तक है। बहुत बहुत धन्यवाद युवराज जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर। जी हाँ बिल्कुल सही है, सी आंसर। ग्राफिक उपन्यास नहीं होगा यहां पर गौरव जी, ठीक है, ग्राफिक उपन्यास नहीं, बच्चों का पुस्तक होगा, ठीक है, बच्चों का पुस्तक यहां पे सही आंसर होगा। सॉरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों की पुस्तक नहीं, ग्राफिक उपन्यास ही है, गलती हो गया, सॉरी। गौरव जी का आंसर सही है, ठीक है, गौरव जी का आंसर सही है, यहाँ पर ये ग्राफिक उपन्यास ही है, ठीक है, बच्चों की पुस्तक नहीं है बल्कि ग्राफिक उपन्यास है, ठीक है ना, गलती हो गया हमसे। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 पे क्या दिया हुआ है? सॉरी, प्रश्न नंबर 24 या 23, अच्छा 23, अभी 23 बचा हुआ है, तो प्रश्न नंबर 23 पर ध्यान देते हैं, क्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है आप लोग का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्वल टू द डायस्टोपिक फिक्शन द हैंडमेड और टेल बाय मार्गरेट एटवुड, यानी निम्नलिखित में से कौन सी मार्गरेट एटवुड द्वारा बनाई गई डायस्टोपिक फिक्शन द हैंडमेडस टेल की अगली कड़ी है? गर्ल, वुमेन, अदर्स, द टेस्टामेंटस, द ल्यूमिनियस, द लाइन ऑफ ब्यूटीज, कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल पीयूष भारद्वाज जी, आपका भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23 का आंसर जो होगा आपका वह बी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर, यानी कि द टेस्टामेंटस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 24। करा है इन प्रेमचंद्र ईदगाह व्हाट डज हमीद गेट फ्रॉम द फेयर फॉर हिज ग्रैंड मदर। ये भी आपका देखिए यूनिट नंबर 7 से ही है, यूनिट नंबर 7 से ही आपका यह प्रश्न है। आप सभी को पता होगा कि यूनिट नंबर 7 में आपका जो एक टॉपिक है जिसमें आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी की इंग्लिश और हिंदी की बुक पढ़ना है, उसी से यह आपका प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रेमचंद्र को उपन्यास ईदगाह में हमीद ने मेले से अपनी माँ के लिए क्या खरीदा था? कैंडी का एक डिब्बा, चिमटों का एक जोड़ा, एक मिट्टी की गुड़िया या जूतों का एक जोड़ा। क्या खरीदा था? यह आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा 6, 7, 8 में, जिस भी चैप्टर में रहा होगा। तो 24 के यहाँ पे सी बताया जा रहा है, एक मिट्टी की गुड़िया। 24 का सी कैसे हो जाएगा यहाँ पर? गौरव जी भी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, चिमटों का एक जोड़ा। जैसे जो हामिद था उसकी माँ क्या करती थी? खाना बनाती थी, तो उसकी माँ जब खाना बनाती तो उसके हाथ जल जाते थे, तो उसकी माँ के हाथ न जले इसलिए उसने मेले से क्या खरीदा था? चिमटों का एक जोड़ा खरीदा था, कि उसकी माँ का जो हाथ है वह न जले, है ना। तो सुस्मिता जी यहाँ पे 24 का सी गलत आंसर होगा। आप लोगों ने शायद ये
जो लेसन है वो कभी पढ़ा नहीं है आई थिंक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, ठीक है। हाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, विच यूरोपियन यूनिवर्सिटी हैज अवार्डेड अ डॉक्टरेट टू द पॉपुलर इंडियन आर्टिस्ट शाहरुख खान, यानी कि प्रसिद्ध कलाकार शाहरुख खान को किस यूरोपीय विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि दी थी? यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने, यूनिवर्सिटी ऑफ लैंगस्टर ने, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन ने, या यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक ने? प्रश्न नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अच्छा दादी थी, दादी थी कि मां थी? ठीक है, शायद याद नहीं हमें, भूल गए होंगे, बहुत दिन हो गया वो सब कहानियां पढ़े हुए। अब तो उम्र ऐसी हो गई है कि कहानियां क्या, मतलब अपने बारे में ही नहीं पढ़ा जाता है कि हम क्या हैं। ये जो है ना आपा धापी दौड़ी धूप, तो उसमें जो पुराने समय की चीजें हैं वो तो भूलती ही जा रही हैं लोग। चले कोई नहीं, एक समय ऐसा आप लोग का भी आएगा जब आप लोग हमारी उम्र में आएंगे तो आपको भी लगेगा कि यार वो बचपना ही सही था, वो उम्र ही सही था, हमारा स्कूलिंग डेज जो स्कूल में रहते थे, है ना। चलिए यहाँ पे क्या आपका कह रहा है, सलोनी बिल्कुल अगर दादी थी तो माफी चाहते हैं आप सभी से कि वहां पे मैंने माँ बोला, आई थिंक दादी ही थी, आप सभी लोग पढ़े हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर आपका 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन के द्वारा यूरोपीय विश्वविद्यालय जो है एक आपका, उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि उनको प्रदान की थी। एसआर के बोलो जुबान केसरी अच्छा अच्छा, जी हाँ बिल्कुल। चलिए प्रश्न नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी टॉट इन द सोशल साइंस क्लासरूम, यानी कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की एक कक्षा में अवश्य पढ़ाना चाहिए? सामाजिक विज्ञान के क्लास में अवश्य पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं आप लोग का प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु के बारे में, बिल्कुल ये पढ़ाना चाहिए, ठीक है। संघर्ष की आवश्यकता के बारे में पढ़ाना, अगर हम यहाँ पे बोले कि जरूरी है, बिल्कुल जरूरी उतना नहीं है। नियामक चिंता, बिल्कुल नियामक चिंता के बारे में पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा सीमाओं की संरक्षण, उतनी संरक्षण की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है जितना बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद अनुशासनों के मध्य अंतर संबंध, ये आपका बिल्कुल सही है। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया हुआ है 26, उसका सही आंसर क्या हुआ मिल रहा है आपको, यहाँ पे ए, सी और ई मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वह सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 27, क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है आप लोग का कि वाई हैव सोशल साइंस बीन कॉल्ड साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान को विज्ञान क्यों कहा जाता है। ये देखिए एक प्रश्न कल मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था, आज ही मैं आप लोग को पढ़ा रहा था टीचिंग ऑफ साइंस के लेकर के। टीचिंग ऑफ साइंस का एक आपका जो थ्योरी क्लास है टीचिंग ऑफ साइंस का, आज ही मैंने वो क्लास लिया हुआ है, जहां पे मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि देखिए प्रश्न आया हुआ है कि जो विज्ञान है वो हर एक चीज में है, मैथ में है, सोशल साइंस में है, आर्ट में है, संगीत में, सब कुछ में आपको जो विज्ञान मतलब जो विज्ञान है वो आपको बसता है। तो यहां पूछा है कि सामाजिक विज्ञान में को विज्ञान क्यों कहा जाता है। तो सामाजिक विज्ञान को हम विज्ञान इसलिए कहते हैं, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूं, क्योंकि ये स्वयं जो सामाजिक विज्ञान है वो स्वयं वैज्ञानिक जांच के लिए उधार देता है अपने आप को, चाहे वो भूगोल का हो, इतिहास का हो या फिर सिविक्स का हो, कोई भी चीज हो अपने आप को उधार देता है, यानी कि वह अपने आप को देता है कि हाँ भाई ले लो और तुमको जो भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना है कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नहीं, यहां पे ये नहीं है कि वे चाहते हैं कि उतना ही सम्मान जितना विज्ञान को मिले, ये कभी नहीं हम कह सकते हैं कि उनको ये कहा। जैसे कहते हैं ना कि दो मित्र हैं, मान लेते हैं दो मित्र हैं, यहाँ पे हैं दीपक जी एक मित्र हैं, एक लोग हैं दीपक, और दूसरे जो हैं आपके यहाँ पे पीयूष हैं, क्या है आपके पीयूष हैं। अब यहाँ पर दीपक जो है वह एनसीटी के एग्जामिनेशन में सेकेंड रैंक हासिल किए और पीयूष जो है वह 100वीं रैंक हासिल किए। तो क्या हम यहाँ पे कहेंगे कि पीयूष यहाँ पे दीपक से बोले कि जितना तुम्हें सम्मान मिल रहा है उतना हमें भी सम्मान मिलना चाहिए, नहीं ना कह सकते हैं। सेम चीज है कि जितना सम्मान उतना ही सम्मान जितना विज्ञान को, यह हम कभी नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी लगा रहे हैं उनका आंसर गलत है। कहां पे सेंटर दे दिया सलोनी जी,
ठीक है। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है, प्रश्न नंबर 28 यहां पर कि व्हाट डज द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इट्स टीचिंग इन्वॉल्व, यानी कि राजनीतिक विज्ञान और उसके शिक्षक के अनुशासन में क्या शामिल है। नागरिकों की कर्तव्य परायणता और आज्ञाकारिता, प्रगति के सार्वभौमिक मूल्यों का पालन, वर्चस्व की संरचना और उनकी प्रतिद्वंद्विता का अध्ययन करना, या राज्य के विरुद्ध बढ़ती निष्ठाहीनता। तो राजनीतिक विज्ञान और उसके शिक्षक के अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक विज्ञान का जो भी टीचर होगा या फिर जो भी टीचर होते हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो अनुशासन होता है कि वो अनुशासन में रखें, वह क्या होता है, वह होता है कि वर्चस्व की जो संरचना है हमारे इस दुनिया में और जो वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है उसका अध्ययन करें वो लोग। जैसे एक देश है, जैसे मान लेते हैं यूक्रेन है और आपका रूस है, तो इन दोनों में क्या है, यहां पर रूस ये दिखाना चाहता है कि हमारा जो वर्चस्व है वो पूरी दुनिया में है, और यूक्रेन हार नहीं मानना चाहता है और वो प्रतिद्वंदिता हमेशा कर रहा है। और रूस से अमेरिका नहीं हार मानना चाहता, अमेरिका दिखाना चाहता है कि हम इससे बलवान हैं, है ना। तो यहां पर सब क्या कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, अपने वर्चस्व की संरचना कर रहे हैं, और इसी का जो अध्ययन होता है वही आपका राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप करते हैं और ये आपके अनुशासन में शामिल होता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 29 दिया हुआ है, क्या कह रहा है आपका प्रश्न 29, व्हाइल टीचिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज द सोशल साइंस टीचर शुड प्रमोट द आइडिया ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को पढ़ाते हुए सामाजिक विज्ञान अध्यापकों को संसाधन के विचार को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब ये इसी प्रकार से आप मान लीजिए आपके सीयूटी एग्जामिनेशन में पेपर आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि इस सेंटेंस में पढ़ना है, संसाधनों के विभिन्न प्रकार को पढ़ाते हुए। संसाधन क्या है आपके, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जिस भी माध्यम से, जो भी माध्यम है जिस माध्यम से आप पढ़ा रहे हैं वही आपका संसाधन है। ठीक है, क्या है आपका संसाधन है। उन संसाधनों का प्रयोग करके पढ़ाते हुए सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक कौन होता है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स सब कुछ जानता हो, अध्यापक को संसाधनों के संरक्षण के विचार को प्रोत्साहित करना चाहिए, दोहन को के विचार को प्रोत्साहित करना चाहिए, या वर्गीकरण या फिर विशेषताएं को। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम उनके संरक्षण के, यानी कि जो भी संसाधन का प्रयोग हम कर रहे हैं, जिन भी माध्यमों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उनके संरक्षण के बारे में हम बोलेंगे ना, उनके संरक्षण के बारे में ही नहीं बोलेंगे कि हम उनका दोहन करेंगे, दोहन नहीं करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या प्रश्न दिया हुआ है इसको समझते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर आपका 30 कह रहा है, आपका कह रहा है व्हाइल टीचिंग इक्वलिटी इन द क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टडीज वुड बी द लिस्ट रिलेवेंट, यानी कि क्लास में समानता को पढ़ाते हुए, क्लास में जो है आपका वह समानता को पढ़ाते हुए निम्न में से कौन सा केस अध्ययन का सबसे कम संबंधित होगा। तो सीधा सा आंसर मैं यहाँ बता देना चाहता हूं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन, रोजा पार्क की असक्रियतावाद, विद्यालय में लिंग के आधार पर विभाजन, या प्राचीन भारत में हाइड्रोलिक संरचना। तो अगर हम कोई भी समानता का पाठ पढ़ाते हैं तो सबसे कम संबंधित है, सबसे कम संबंधित यहाँ पे कहा कि सबसे कम संबंधित, तो सबसे कम संबंधित क्या है कि प्राचीन भारत में हाइड्रोलिक संरचना। ये आपको कहीं कहीं ही देखने को मिलता होगा हाइड्रोलिक संरचना के बारे में, इसलिए 30 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, हिंदी में भी रहेगा, मास्क कर लीजिए, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 31 क्या कह रहा है कि दोज हु हैव एंजॉयड प्लीजर्स एंड रिनाउंस देम मूव अबाउट लाइक द माइंड एंड गो वेयरएवर दे प्लीज अनचेक्ड लाइक बर्ड्स इन द फ्लाइट विच जैन टीचिंग इज इम्बोडिड इन द एक्सट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पे जैन शिक्षा के बारे में कहा गया है कि जो सुख भोगते थे और उनका परित्याग करते थे, वे मन की तरह इधर उधर घूमते थे, जहां चाहे वहां चले जाते थे, उनकी उड़ान में पक्षियों की तरह बिना जांचे परखे वो जहां मन के वहां पर चले जाते थे। तो ये जो गद्यांश आप देख रहे हैं, इस गद्यांश में किस जैन शिक्षा को अवतीर्ण किया गया है। तो ये जो जैन शिक्षा है वो अलग अलग प्रकार की जैन शिक्षाएं होती हैं, जिसमें आप जीववाद, आसक्ति, भौतिकवाद, वैराग्य के बारे में देख रहे हैं, जिसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो कि जैन शिक्षा से संबंधित है, और वह ऑप्शन है आपका भाई कौन सा, वह है आपका वैराग्य का।
क्या है आपका वैराग्य का। जो सुख भोगते थे और उनकी परित्याग करते थे, वे मन की तरह इधर उधर घूमते थे, जहां चाहे वहां चले जाते थे, उनकी उड़ान में पक्षियों की तरह बिना जांचे परखे एक अलग तरह का रौनक था। तो ये वैराग्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। देखिए पुरुषोत्तम जी कुछ समझ में तभी नहीं आएगा जब आप उस प्रश्न को समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है पुरुषोत्तम जी, आप अगर प्रश्न को समझेंगे तभी ना आपको समझ में आएगा। आप प्रश्न को समझ नहीं रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले प्रश्न को समझिए कि क्या कह रहा है, उसके बाद आप आंसर करिए। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है? कह रहा है आपका कि क्राफ्ट शुड बी टॉट बोथ एज, यानी कि जो शिल्प है वह क्या है, शिल्प को, यानी कह रहा है कि शिल्प को व्यवसायिक, मामूली, पेशेवर, अलग और अनुभवात्मक, रचनात्मक, प्रोत्साहित और निरंतर गतिविधि दोनों रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे 32 का जो यहाँ पे आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि जो आपका शिल्प है, शिल्प जो आपका है यानी कि जो क्राफ्ट है, उसे हम व्यवसाय के रूप में, व्यवसाय और रचनात्मक, अगर आप यहां पर इसके बारे में कुछ पढ़े भी नहीं है तो भी आप इसका आंसर दे देते हैं, क्योंकि जो शिल्प कला है, अगर हम कोई भी कला सीख रहे हैं तो किस लिए सीख रहे हैं? अपना व्यवसाय करने के लिए या कुछ पैसे कमाने के लिए सीख रहे हैं ना। ठीक है, जैसे अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं किसके लिए? बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो आखिरी में आपका जो लक्ष्य है वो क्या है? व्यवसाय करना। व्यवसाय करने का मतलब क्या है आपका? जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, तो ये मेरा व्यवसाय है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो बाद में 4 साल, 5 साल, 6 साल के बाद आप लोग भी क्या करेंगे? पढ़ाएंगे ही, है ना। तो यही होता है कि आप पढ़ाना और साथ में साथ आपका एक क्रिएटिव माइंडसेट आपका यहाँ पर विकसित करना, ये दोनों ही रूप में आपका जो शिल्प है वो पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ अभी ब्रेक नहीं चलेगा खुशी जी, ब्रेक मत लीजिए, अभी कंटिन्यू करते रहिए, पानी वगैरह पीते रहिए। जब हम पढ़ा रहे हैं हम ब्रेक नहीं ले रहे, तो आप क्यों ब्रेक ले रही हैं? ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 33। क्या कर रहा है प्रश्न नंबर 33? ध्यान से पढ़िएगा। कर रहा है इफ आर्ट्स आर नॉट गिवन अ रिस्पेक्टेबल प्लेस एज अ स्कूल सब्जेक्ट, स्टूडेंट डू नॉट बिकम अवार्ड अवेयर ऑफ द, यानी कि यदि कला की विद्यालय विषय में एक सम्मानित स्थान नहीं दिया गया तो विद्यार्थी इनमें से निम्नलिखित के बारे में जागरूक नहीं होंगे। यानी कि जो कला है आपका, ठीक है, जो कला है आपका, वह अगर कला को हम एक अच्छा स्थान नहीं देते हैं, एक सम्मानित स्थान नहीं देते हैं, तो विद्यार्थी के मन में या फिर विद्यार्थी जो होता है वह किस बारे में जागरूक नहीं हो पाएगा? देश में समृद्ध और विविध कलात्मक परंपरा के लिए। प्रश्न को समझिए पहले। कला अगर हमारे विद्यालय, अगर मान लीजिए कोई भी कला है, जैसे पेंटिंग एक कला है, पेंटिंग एक कला है। अब पेंटिंग अगर आप यहां पर देखिए कि अगर पेंटिंग को हम सम्मान नहीं देते हैं तो इस निम्नलिखित के जागरूक नहीं होंगे। यानी कि हम किस बारे में जागरूक नहीं हो पाएंगे? देश में समृद्ध और विविध कलात्मक परंपरा के बारे में, या फिर किसके बारे में? तो हम एक एक करके आपको समझाते चल रहे हैं और यहाँ पे समझते भी आप लोग चलिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि देश में समृद्ध और विविध कलात्मक परंपरा, इससे हम अनभिज्ञ हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल नहीं सही है। रचनात्मक कलाओं का जीवंत और कभी विकसित होने वाली प्रकृति, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सॉरी ये भी आपका है। इसके बाद आपका मिक्की माउस जैसा डिज्नी कार्टून चरित्र, ये तो आज के समय के हैं, पहले के समय की हम बात कर रहे हैं। बॉलीवुड के गाने और उनके वीडियो, ये भी नहीं। रचनात्मक कलाओं का मनोरंजन और आरामदेह प्रकृति, ये भी नहीं। यानी ए और बी, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि सी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। इंग्लिश में हमारा जो सी ऑप्शन है वह सही आंसर होगा। ठीक है ना। अरे क्यों डर रहे हैं हर्ष जी? डर के आगे जीत है, भूल गए हैं? है ना, कहते ना कि डर के आगे जीत है। देखिए हर्ष जी, अगर जितना डरेंगे उतना आपका पेपर खराब जाएगा। ठीक है, पूरे जब आपके मन में कॉन्फिडेंस होता है ना, जब आप कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं ना, तो फिर अगर आपको जो काम नहीं भी आता है वो काम भी आपका आसानी से हो जाता है। जैसे अगर हम एक बात बोलते हैं आप लोग को, एक क्रिकेट, आप अभी आईपीएल चल रहा है आप लोग का, अभी आप देखेंगे आरसीबी जो है वो फाइनल में चली, मतलब क्वालिफाई किए हुए हैं। तो आरसीबी जो क्वालिफाई की वो किसके कॉन्फिडेंस के बल पर की है? कोहली के। कोहली अकेला वहां पे ऐसा व्यक्ति था जिसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपना लड़ाई लड़ा और अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया। सभी खिलाड़ी उतने अच्छे नहीं थे लेकिन कोहली बेहतर था। तो उसी प्रकार से आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इसे कर सकते हैं। आई विल डू, आई कैन डू नहीं, आई विल डू, मैं करूंगा ही, मुझे करना ही है, इस एग्जाम को क्रैक करना ही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखे चलिए। और
जब भी प्रश्न देखिए तो प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़िए, तभी उसको हल करिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न कर रहा है आपका, प्रश्न नंबर आपका 34, आर्ट्स एंड ऑल अदर टीचर्स मस्ट रिमेंबर दैट आर्ट्स टीचिंग शुड स्टिमुलेट द एज वेल एज, यानी कि कला और अन्य सभी जो शिक्षक होते हैं उनको याद रखना चाहिए कि कला शिक्षण को अधिगमकर्ता के साथ साथ या फिर शिक्षक के साथ साथ या कलाकार के साथ साथ या शरीर के साथ साथ कला प्रोत्साहित करना चाहिए, यहाँ पर पदार्थ प्रोत्साहित करना चाहिए, मस्तिष्क को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या जाएगा? तो 34 का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? सी, यानी कि कला और अन्य सभी शिक्षकों को याद रखना चाहिए कि कला जो शिक्षण है, कला जो शिक्षण है आपका वह क्या है? आपका कला शिक्षण को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वह हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मस्तिष्क को भी क्या करता है? वह प्रोत्साहित करता है। क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 34 का ए नहीं होगा, 34 का आंसर यहाँ पर ए नहीं होगा, ये सुनिए जी। ठीक है, ध्यान रखिए, 34 का ए नहीं बल्कि आपका जो आंसर होगा डी सही होगा। ठीक है, सी आंसर आप लोग लगा रहे हैं जो कि गलत आंसर है, सी सही नहीं है, डी सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 35, क्या कर रहा है? व्हाट इज जेनर ऑफ द फेमस हिंदी फिल्म चक दे इंडिया? चक दे इंडिया के बारे में कल भी प्रश्न आया हुआ था, आज भी प्रश्न आया हुआ है कि चक दे इंडिया जो मूवी है उसकी शैली क्या है? ये एक जीवन कहानी है, जीवन कथा है, नाटक है या फिर जीवनी है? क्या है आपकी यह क्या है आपको बताना है। तो देखिए, जो चक दे इंडिया है वह क्या है आपका? एक ड्रामा ही तो है। मतलब कहा जाता है कि जो इसके शाहरुख खान ने जो भूमिका अदा की थी, शाहरुख खान ने जो यहाँ पर कोच की भूमिका अदा की थी वो एक सच्ची घटना से प्रेरित थी, लेकिन इसको पूरी तरह से नकार दिया है इस फिल्म के डायरेक्टर ने। इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि किसी सच्ची घटना से संबंधित है या फिर किसी के जीवन से संबंधित है या फिर किसी जीवनी से संबंधित है। तो हम जीवन से संबंधित तो मानेंगे नहीं, इसीलिए यहाँ पर नाटक यहाँ पर कह सकते हैं कि नाटक है। समझ आया बात है आप लोग को? यानी कि सी आंसर आपका सही होगा। अब आते हैं 36, प्रश्न नंबर 36 का रहा है कि देयर इज अ ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ फोल्डिंग पेपर इनटू अट्रैक्टिव शेप टू मेक डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट विच कैन बी यूज्ड बाय द टीचर्स टू टीच सेवरल थिंग, व्हाट इज इट कॉल्ड? यानी कि सजावटी वस्तुओं को बनाने के लिए कागज को आकर्षक आकार में मोड़ने की पारंपरिक कला है जिसका उपयोग शिक्षकों द्वारा कई चीजों को सिखाने के लिए भी किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? जैसे हम मान लेते हैं कि कोई पेपर है ना, ये आपका पेपर है। ठीक है, इस पेपर को हम कुछ इस प्रकार से मोड़ते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर इस प्रकार से इसको मोड़ दिए। ठीक है, इस प्रकार से मोड़ दिए, आपका ऊपर का भाग नीचे कर दिए। फिर यहाँ पर जब हम ऊपर का भाग नीचे कर दिए तो यहाँ से कुछ भाग कट कर दिए और यहाँ से कुछ भाग कट कर दिए। या फिर एक पेपर है, इस पेपर को हम लोग, ये पेपर है, इसको हम लोग क्या करें कि एक त्रिकोण के आकार में हम इसको काट देंगे, त्रिकोण के आकार में। तो त्रिकोण के आकार में काटेंगे तो अलग अलग प्रकार के आपको आकर्षक जो देखने वाली चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी वहां पर। तो ये जो आपका प्रक्रिया है, सिखाने की जो प्रक्रिया है, जिससे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि हाँ आप पेपर का प्रयोग करके कुछ भी बना सकते हैं, फूल का गुलदस्ता बना सकते हैं, गुलाब का फूल बना सकते हैं, है ना। तो ये क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग यहाँ पर ओरिगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिगामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सी सही आंसर होगा। सर मूवी क्यों पूछता है? दीपक राज जी, मूवी इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आपका जो टॉपिक है यूनिट नंबर 2, वह यूनिट 2 का नाम ही है टीचिंग ऑफ फिल्म। टीचिंग ऑफ फिल्म ये इस यूनिट का नाम ही है। ठीक है, तो फिल्म के नाम से क्यों नहीं पूछेगा? फिल्म के बारे में क्यों नहीं पूछेगा? यूनिट 2 तो आपका उसी से संबंधित है ना। हाँ बिल्कुल, उसे ड्रामा ही मानेंगे क्योंकि वह किसी से संबंधित नहीं है। ठीक है ना तेजस्विनी जी, वह किसी से भी संबंधित नहीं है इसीलिए। ठीक, क्लियर बात है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37 यहां पे पूछा जा रहा है आपका कि वन ऑफ द इसेंशियल पर्पस ऑफ आर्टिस्ट ए क्रिएटिविटी इज टू इस्टेब्लिश सिंपैथिक लिंक्स बिटवीन। यानी कि यहां पर कहा जा रहा है क्या, प्रश्न नंबर 37 में, कि
कलात्मक रचनात्मकता के आवश्यक उद्देश्यों में से एक के बीच सहानुभूति संबंध स्थापित करना है। क्या स्थापित करना है? मनुष्यता का, कला का, प्रकृति का, मित्रता का या फिर कौशल का। अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़े होंगे वो यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। कह रहा है कि कलात्मक रचनात्मकता के आवश्यक उद्देश्यों में से कलात्मक रचनात्मक यानी कि ऐसी रचना जिसमें कला जो है वह इंक्लूड होती है, कला जो है वह इसमें इंक्लूड होती है, यानी कि ये क्या होती है? आपकी कलात्मक रचनात्मक होती है। अब इसका जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य के बीच में एक सहानुभूतिपूर्ण संबंध स्थापित होता है। किसका? जब हम रचना और कला के बारे में पढ़ते हैं तो किसका हम संबंध स्थापित करते हैं? मनुष्य का, कला का, प्रकृति का, मित्रता का, कौशल का, किसका करते हैं भाई? तो यहाँ पे जो हम संबंध स्थापित करेंगे वह करेंगे हम लोग यहाँ पर मनुष्य और प्रकृति का। क्या करेंगे? मनुष्य और प्रकृति का करेंगे ना। जैसे हम एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देते हैं। जब आप लोग बचपन में थे तो आप लोग के सर कहते थे कि एक चलो कला बनाओ, उगता हुआ सूरज। आप लोग क्या बनाते थे? उगता हुआ सूरज। यानी इस प्रकार से आप लोग बनाते थे कि हाँ ये पहाड़ है ना, ये पहाड़ है और इसमें सूरज भगवान जो है यहाँ से लालिमा दे रहे हैं, यहाँ से लालिमा दे रहे हैं सूरज भगवान, और यहाँ पर अलग अलग पक्षियाँ हैं, ये पक्षी उड़ रहा है, ठीक है। अभी तो मैं भूल गया हूँ बहुत सारी चीज़ें बनाना। और उसके बाद यहाँ पर आदमी हैं जो कि आपके चल रहे हैं, है ना, ये अलग अलग आदमी हैं। तो हम यहाँ पर प्रकृति और मनुष्यता के बीच की जो सहानुभूति के जो संबंध है उसको स्थापित करने की कोशिश करेंगे, और किसके द्वारा? रचना और कला के द्वारा करेंगे। इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कोशिश करिएगा पुरुषोत्तम जी, कम से कम आप लोग 30 से ज्यादा प्रश्न हल करने की। 30 से कम हल मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। 30 से ज्यादा ही प्रश्न हल करके आइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर आपका 38 का रहा है आपका, हु प्रपोज्ड द बिग बैंग थ्योरी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब जो है आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके प्रश्न थे आपके सीयूटी यूजी के, अभी तक हम लोगों ने जो अभी तक प्रश्न किया 1 से 37 तक, ये सभी आपके जो है वह सीयूटी यूजी के प्रश्न थे, सीयूटी यूजी के प्रश्न थे, ठीक है। क्लियर बातें आप लोग को हो गई। अब यहाँ पर जो प्रश्न देखेंगे इसमें आपको 2022 के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसमें आपको 2022 के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। ओके रिया जी, ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेशन स्लाइड भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है कि द बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया हुआ था, ये आपको बताना है। थॉमस एडिसन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जॉर्ज लेमेत्रे ने, या फिर एडविन हबल ने। किसके द्वारा किया गया था यहाँ बताना है आपको। 38 का 38 का 3 आंसर बताया जा रहा है अभिरामी जी के द्वारा। गौरव जी 3 बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है, जॉर्ज लेमेत्रे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगले प्रश्न में आते हैं, थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ा देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है हम लोग को, है ना। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोग का यहाँ पर कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। जे थॉमसन के द्वारा, ई गोल्डस्टीन के द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा, या फिर रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था यहाँ बताइए आप लोग। प्रोटॉन की जो खोज है वह किसके द्वारा किया गया था, सभी लोग बताइएगा। 39 का आंसर, 39 का आंसर जो है वह किसके द्वारा किया गया था यहाँ पर। 39 का आंसर बताइए सभी लोग। 4 बताया जा रहा है आपका रदरफोर्ड के द्वारा, ठीक है, रदरफोर्ड सभी लोग बता रहे हैं, तो आपका आंसर गलत है यहाँ पर। जितने भी लोग बता रहे हैं कि आंसर है आपका रदरफोर्ड, वो बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। और जो आप बता रहे हैं कि जो 39 का आंसर हो जाएगा सी, वो भी गलत आंसर बता रहे हैं। यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, क्या है आपका बी। अब देखिए आप लोग ने, आपकी यहाँ पर गलती नहीं है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि प्रोटॉन की जो खोज है वह रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, ये आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो प्रोटॉन की खोज है वह मतलब यहाँ पर डिस्कवर्ड किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा, और नेम्ड बाय यानी कि नाम जो दिया गया था वह किसको दिया गया था, रदरफोर्ड के द्वारा इसका नाम दिया गया था कि ये प्रोटॉन है। लेकिन इसकी सबसे पहले जो खोज है वह जेम्स चैडविक ने किया हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। जेम्स चैडविक के द्वारा इसी खोज की गई थी और उसका नामकरण जो है वह रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, ठीक है। क्लियर बात है। सॉरी, जेम्स चैडविक नहीं, ई गोल्डस्टीन के द्वारा,
ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो 2 बताए हैं वह बिल्कुल सही आंसर होगा। ई गोल्डस्टीन के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पर आपका खोज किया गया था और रदरफोर्ड के द्वारा यहाँ पर नामकरण किया गया था। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पर डी सी बता रहे हैं, कोई एक ही लोग हैं जो यहाँ पर 1-2 लोग हैं जो आपका आंसर बता रहे हैं बी होगा, जिसमें से अनुज जी हैं, इसके अलावा खुशी जी हैं। हाँ बिल्कुल, गोल्डस्टीन ने किया हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 40 दिया हुआ है कि द लास्ट लेसन के लेखक कौन है। द लास्ट लेसन के लेखक कौन है, ये भी आप देखेंगे तो आपने क्लास 12th पढ़ा होगा, क्लास 12th पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की बुक, वहीं से आपका ये प्रश्न उठाया गया है, एनसीईआरटी वहीं से आपका बुक है। द लास्ट लेसन के लेखक कौन है, जेन ऑस्टिन, रविन्द्रनाथ टैगोर, कोई नहीं, या अल्फोंस डोडेट। प्रश्न नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 40 का जो आंसर है वह आपका डी बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 41 पे। प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन द एबल प्राइज, यानी कि एबल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है। करेन उहेलबेन, या फिर एमी नोथेर, या फिर आपका कैथलीन सिंज गोरेट्स, या फिर रमन परिगल। एबल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है। 41 का, थोड़ा जल्दी फास्ट करिएगा आंसर आप लोग। 41 का आंसर, तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कुरेन उहेलबेन यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, 41 का जो है वह ए आंसर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 42, कह रहा है हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इन भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। प्रकाश सिंह कौरों को, एपीजे अब्दुल कलाम को, एमएस स्वामीनाथन को, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न जो आप लोग देख रहे हैं ये आपका यूनिट नंबर 3 से आपका लिया गया है, यूनिट नंबर 3 से है। कौन सा होगा, भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वह इनमें से कौन है भाई, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा सी, आपका एमएस स्वामीनाथन, वह आपके सही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 43 कह रहा है, आपका प्रश्न नंबर 43 क्या कह रहा है कि द फर्स्ट हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, यानी कि भारत का पहला विरासत परिवहन संग्रहालय कहां पर स्थित है। भोपाल में, गुड़गांव में, मुंबई में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 43, तो 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी आंसर, यानी कि गुड़गांव में है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 44 कह रहा है आपका कि द फेमस गुप्त पीरियड दशावतार टेम्पल, दशावतार टेम्पल रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द अर्लीस्ट पंचायतन टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया इज लोकेटेड एट, यानी कि प्रसिद्ध गुप्तकालीन दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत के सबसे पुराने पंचायतन मंदिरों में से एक माना जाता है, ये कहां पर है। यानी कि प्रसिद्ध गुप्तकालीन जो दशावतार मंदिर है वो कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 44 का आंसर, तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जी हाँ 44 का आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, यानी कि देवगढ़ जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 45 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या कर रहा है आपका कि वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेर, यानी कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है आपका, चौसा में, सासाराम में, दिल्ली में, या फिर रोहतासगढ़ में, कहां पर स्थित है बताइए सभी लोग। प्रश्न नंबर 45, तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका बी, यानी कि सासाराम में स्थित है। ठीक है, कहां पे आपका डी आंसर बता रहे हैं आप लोग, गलत आंसर है अनुज जी, यहाँ पर डी सासाराम, गौरव जी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा सासाराम। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 का रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है, आपको बताना है। तिरुवनंतपुरम में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, या फिर अहमदाबाद में, कहां पर है आपको बताना है। तो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है ये आपको बताया जा रहा है कि यहां पर बी आंसर होगा 46 का, और खुशी जी बोल रही है कि डी आंसर होगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बी और डी जो आप लोग बता रहे हैं, इसमें जो सही आंसर होगा आपका ए सही होगा, यानी कि तिरुवनंतपुरम में होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि विच इज द फर्स्ट संस्कृत फिल्म, यानी कि पहली संस्कृत मूवी जो है वह कौन सी है, आपको बताना है। पहली संस्कृत मूवी कौन सी है, शंकराचार्य, भगवत गीता, गुंडा, या फिर मार्गाजी रागम, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 48 का सही आंसर बताना है आपको। प्रश्न नंबर 48 का आंसर बताइए, पहली संस्कृत मूवी जो है आपकी कौन सी है। तो 48 का यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ए, यानी कि शंकराचार्य जो है पहली संस्कृत मूवी है। क्या हो जाएगा, संस्कृत मूवी जो है आपका शंकराचार्य है। प्रश्न नंबर 49 यहाँ पे कह रहा है कि विच इज द फर्स्ट सीरियलाइज्ड
एनिमेशन फिल्म इन इंडिया, यानी भारत की पहली क्रमबद्ध एनिमेशन फिल्म कौन सी है? एक अनेक और एकता, गायब आया, किट्टू या फिर मोटू पतलू। भारत की पहली क्रमबद्ध एनिमेटेड मूवी जो है वह कौन सी है, ये आपको बताना है। तो यहां पे जो 49 का आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो यहां पे हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा यहां पर बी आंसर, यानी कि गायब आया, यह आपका सही आंसर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 50, ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, ठीक है। ये आज हम लोग आखिरी प्रश्न करते हैं क्योंकि रात काफी हो चुकी है और आप लोग को सोना भी है, क्योंकि आप लोग सोएंगे तभी आप लोग कल एग्जामिनेशन देने जाएंगे। तो आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 50 का रहा है, हु इज नोन एज फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। नरगिस दत्त को, देविका रानी को, लक्ष्मी राय को या फिर भानु अथैया को, किसको कहा जाता है? प्रश्न नंबर 50 का आंसर बताइए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 50 का जो आंसर हो जाएगा आपका यहां पर बी आंसर सही हो जाएगा, देविका रानी, ठीक है। देविका रानी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक। तो ये हमारा जो सेशन है मैराथन का वो आपका समाप्त होता है और इसी के साथ आप सभी सीयूटी यूजी के जितने भी स्टूडेंट हैं, सीयूटी यूजी के जितने भी आपके स्टूडेंट हैं जो टीचर का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अपना एग्जामिनेशन दीजिएगा, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा और उसके बाद ही अपना जो भी प्रश्न होगा उसको अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। अच्छे से अपना पेपर दीजिएगा बिना टेंशन का। अब ये भी नहीं कि हाँ जो होगा सो होगा, ये नहीं, आपको पहले वहां पे जाइए, आराम से बैठ जाइए 10-20 मिनट पहले। और आपका चूंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, जैसे ऑफलाइन में अफरा तफरी मचा हुआ था कि 10 मिनट लेट मिला हमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। टाइम से आपका पेपर शुरू होगा और टाइम से खत्म होगा, तो आपके पास पर्याप्त समय होगा 40 प्रश्न हल करने के लिए, ठीक है। कल मॉर्निंग में भी एक मैराथन क्लास ले लें। कितने बजे आप लोग का एग्जामिनेशन है? कोशिश करेंगे कि आप लोग का मॉर्निंग में क्लास ले लें, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही और अच्छे से आप लोग पहले नींद लीजिएगा आज। अगर नींद अच्छे से रहेगी तभी आप कल फ्रेश भी रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा यहाँ पे आशीर्वाद आप सभी को है कि आप लोग जितना मेहनत किए हैं भगवान आप लोग को आपकी मेहनत के अनुसार आपका जो फल है वह जरूर दे, ठीक है। और अच्छे से तैयारी, जो आपने तैयारी किया हुआ है कम तैयारी नहीं है, अपने आप पर भरोसा रखिएगा, पेपर देने जाइएगा और बिना डर के, अगर डर के आप जाएंगे तो फिर पेपर खराब होगा। डर मत रखिएगा, कॉन्फिडेंस बना कर जाइएगा, ठीक है ना। 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम, अच्छा, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं है। चलिए, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच।